अगर हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें तो जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई में आप लोगों ने देखा था कि जो है हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि किस टाइम में वो सप्लाई हुई है, क्योंकि हमको टैक्स पेमेंट करना होता है। और जब टाइम ऑफ सप्लाई आती है उसके अगले महीने की 20 तारीख को हमारा टैक्स जमा होता है, रिटर्न जाता है। अब तुमने टाइम तो डिसाइड कर लिया लेकिन वैल्यू डिसाइड नहीं कर की है। तुम्हारा टैक्स कब लगेगा ये डिसाइड कर लिया, लेकिन किस वैल्यू पे लगेगा वो डिसाइड किया। किस पे रेट, मान लो कोई भी जाएगा टैक्स रेट, लेकिन टैक्स रेट की ये अमाउंट क्या होगी, अमाउंट अभी नहीं डिसाइड हुआ, अमाउंट नहीं पता चला। तो अमाउंट निकालना हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सीखते हैं। समझ रहे हो कि किस रेट पे टैक्स लगेगा, मतलब अगर बात करें तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी वो हम यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में। समझ में आया। इसमें जो सेक्शन गवर्न करता है वो सेक्शन 15 करता है ऑफ CGST एक्ट। समझ रहे हो, तो इसमें सेक्शन 15 गवर्न करता है CGST एक्ट का। अब बोल रहे हैं एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है। कह रहे टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू वो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब जैसे मान लो हमने जो है फ़ोन परचेज किया तो फ़ोन जितने का परचेज किया वो ट्रांजेक्शन वैल्यू हुई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। मान लो फ़ोन हमारा 20,000 रुपये का है तो 20,000 क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, जो भी प्राइस चार्ज किया गया होगा हमसे सेलर के द्वारा। कह रहे प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कह रहे प्राइस या तो पेड कर दिया गया हो या फ्यूचर में पेबल हो सकता है हमने EMI पे करवाया हो तो फ्यूचर में पे करेंगे, इन प्राइस तो उतना ही रहेगा। समझ में आया। इसकी कुछ कंडीशन है। सप्लायर एंड रिसीपर और नॉट रिलेटेड पर्सन। कह रहे हैं अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सप्लायर और रिसिपिएंट मतलब दुकान वाला, सेलर और बायर दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। रिलेटेड पर्सन की डिफिनेशन ऊपर वाली जो हम लोगों ने पढ़ी थी, समझ रहे हो, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ये सब चीजें थी, तो वो नहीं होने चाहिए। दूसरा, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब ओनली कैश में ट्रांजेक्शन। कैश किसका मतलब है, UPI वगैरह सब इंक्लूड है इसमें, बैंक में भी हो सकता है। समझ रहे हो, ये अभी बच्चे बोलने लगते हैं सर कैश का मतलब UPI नहीं लिया जाएगा, बैंक में नहीं लिया जाएगा, तो सब कुछ एक्सेप्टेड है, लेकिन केवल प्राइस ही पे होना चाहिए सोल कंसिडरेशन में। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि एक काम करो कि आप जो है हमारा ये फ़ोन हम ले रहे हैं, फ़ोन में मान लो 20,000 का फ़ोन है तो 20,000 में हमने कहा 10,000 हमसे कैश ले लो और 10,000 के बदले में हमसे पुराना फ़ोन ले लो, तो हम गुड्स दे रहे हैं बदले में। समझ रहे हो, गुड्स दे के एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको यहाँ कवर नहीं किया गया है। यहाँ पे उन ट्रांजेक्शन्स को कवर किया गया है जो ओनली कैश में होते हैं। समझ में आया। एक्सचेंज पे चीजें डालते हो वो वाला 15(1) में कवर नहीं होगा। समझ में आया। जहां पे तुम होल प्राइस पे करके गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो वो 15(1) में आएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें 15(1) में? पक्का। आगे बात करते हैं। आगे 15 सबसेक्शन 2 आइटम्स टू बी एडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। कौन कौन से आइटम, अब कुछ आइटम ट्रांजेक्शन वैल्यू जो ऊपर 15(1) के अकॉर्डिंग निकाली है उसमें ऐड भी किए जाते हैं, कुछ चीजें उसमें ऐड भी किए जाते हैं। तो ये ऐड करने वाली चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ए पॉइंट होता है। ए पॉइंट में जितने भी टैक्सेस आते हैं वो सारे टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। कोई भी टैक्सेस अगर होते हैं, मान लो तुमने फ़ोन खरीदा, फ़ोन नॉर्मली जो है 18,000 रुपये का है, लेकिन टैक्स लगने के बाद 20,000 का होता है, तो तुमसे 20,000 चार्ज किए जाएंगे ना, कि टैक्स वाला अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा, टैक्स भी तो तुम्ही से लिया जाएगा। तो अगर देखोगे ट्रांजेक्शन वैल्यू में टैक्स तो ऐड होंगे ही होंगे, लेकिन अदर देन GST वाले होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, GST के अलावा अगर कोई टैक्सेस लग रहे हैं वो ऐड करोगे। आगे अगर देखोगे कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट अगर हो रहा है,
थर्ड पार्टी पेमेंट एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट बट लाइबल टू पेड बाय द सप्लायर। जैसे कि तुम्हारे यहाँ घर पे हलवाई वगैरह लगता है शादी या फिर किसी काम में हलवाई लगता है और उसको तुम सारा सामान ला के देते हो, होता नहीं बारदाना जिसको बोलते हैं, सब्जियां सुबह उठ के जाते हो और सारा सामान मंडी, समझ लो सारा सामान वो करते हो, लेकिन उसके बाद में अगर देखो तो कभी कभी कुछ सामान कम पड़ जाता है, पड़ जाता है, हमेशा कम पड़ता है, कभी कभी क्या कम पड़ता है, तो आप उससे कहते हैं आज तुम खुद ले आओ जाके, हम तुमको पैसे दे देंगे। पे कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कर रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब हमारा हलवाई कर रहा है, लेकिन उसके लिए लाइबिलिटी किसकी पे करनी है? हमारी। तो जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू बनेगी, जो भी हम उसको पेमेंट करेंगे, उसमें ये वाला पैसा जोड़ेंगे जो उसने पेमेंट किया है। समझ रहे हो मेरी बात? जो उसने थर्ड पार्टी पेमेंट किया है वो पैसा हम जोड़ेंगे। और सी पॉइंट में है किसी भी टाइप का इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस होगा। इंसिडेंशियल को ब्रैकेट में लिख सकते हो रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड का मतलब जैसे गुड्स तुमने खरीदा, गुड्स में इंश्योरेंस साथ में कवर्ड है, या इंश्योरेंस तुमने अलग से ले लिया तो इंश्योरेंस भी उसमें जुड़ जाएगा। वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी होती है, सुना होगा, वो ले लिया, जुड़ जाएगा। कोई फ्रेट है तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए, वो कह रहे 300 रुपए अलग से लेंगे। दुकान वाले बोलते हैं फ्रिज खरीदो, कहते भैया जैसे एसी मंगवाई, एसी का कह रहे हैं भैया आईटी दूर है, आईटी तक पहुंचाने के लिए हम इतने पैसे लेते हैं। समझ लो, डिलीवरी के पहले सब चीजें तय हो जाती हैं। समझ लो, पैकेजिंग करवा रहे हो गुड्स का, कोई कहते हो नहीं हमको गिफ्ट देना है, गिफ्ट के लिए अलग से बॉक्स, देखो आप तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे पैकेजिंग के ऑप्शंस आते हैं कि अगर पैक करवाना है उसके देखो अलग से चार्जेस है। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ही शायद आता है गिफ्ट पैक, मिंत्रा पे आता है शायद, सब पे आता है, पता नहीं, हमने ज़्यादा देखा नहीं। हम मिंत्रा पे एक दो बार देखे हैं कि गिफ्ट वगैरह मतलब पैक करवाने का ऑप्शन आया है। तो पैक करवाने का जो ऑप्शन आता है उसमें देखो कुछ प्राइस लिखा होता है कि 50-100 रुपये। तो 50-100 रुपये जो लिखा हुआ होता है वो तुम्हारी इनवाइस वैल्यू में, बिलिंग अमाउंट में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी जोड़ने कह रहे ना, ऐड कर दो ट्रांजेक्शन वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लग रही है, कोई भी डिलेड पेमेंट के लिए, वो भी जुड़ जाएगी इसमें। पेमेंट लेट कर रहे हो, इंटरेस्ट लग रहा है तुम्हारे ऊपर, लेट फीस लग रही है, पेनल्टी लग रही है, वो भी जोड़ दो। कोई भी सब्सिडी मिली है तुम्हें, अगर सब्सिडी भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में जुड़ जाएगी। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, प्राइस से लिंक होनी चाहिए। प्राइस से लिंक का मतलब 2 लाख का पेमेंट करोगे तो 1 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, ऐसे वाला लिंक। अदर देन गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट सब्सिडी यहाँ पे ऐड होती है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो हम ऐड नहीं करते हैं यहाँ पे। समझ में आया? तो ये कुल मिला के 5 पॉइंट थे जो जिनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। समझ में आया? इनको एक बार पढ़ लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन? क्या चीज़? हाँ देखो, टैक्सेस जितने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स है अगर कहीं पे लिखा है जुड़ जाएगा। जीएसटी को हटा के वो किया जाएगा, समझ लो। जीएसटी वाले जितने टैक्स हैं, CGST, SGST, तुमको टैक्सेस अगर कहीं दिख रहा है तो तुमको वो वाले टैक्सेस यहाँ पे जोड़ने ही नहीं है। जीएसटी के अलावा कोई टैक्स दिखेगा वो जोड़ोगे। समझ लो? टैक्स पे टैक्स लग जाएगा। नहीं, टैक्स पे टैक्स कैसे लगेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, पूरे ही वैल्यू पे लगेगा ना टैक्स, तो उसमें फिर टैक्सेस नहीं, यहाँ पे जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो की जा रही है। तो इनकम टैक्स में जो तुम देखोगे यहाँ पे वो तुम्हारा जैसे म्यूनसिपल टैक्स हो गया, तो ये कहा जाता है जीएसटी पे जीएसटी ना लगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर TDS या TCS को इंक्लूड करके ऐसे करके किया जा रहा है तो वो कर सकते हो। समझे? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा संसद में कई बार मुद्दा उठाया गया है कि पहले इंसान कमाए, उस पर इनकम टैक्स दे, उसके बाद उससे जो गुड्स खरीदे उस पर GST दे। तो इस इनकम पे अभी भी डुअल टैक्सेशन लगता है, लेकिन डुअल टैक्सेशन सेम एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, अलग अलग एक्ट है। मतलब जो इनकम पे टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स एक्ट गवर्न करता है, यहाँ पे GST एक्ट गवर्न करता है। दोनों लग रहे हैं टैक्सेशन, तो डुअल टैक्सेशन वाला तो अभी भी है, लेकिन जीएसटी के अंदर डुअल टैक्सेशन नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में तुम्हारे 2 बार लग रहे हैं, डायरेक्ट में 1 बार लगा, 1 बार इनडायरेक्ट में।
क्या कस्टमर, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे। अब जो है नहीं नहीं, सब्सिडी भी ऐड होगी, जितनी भी प्राइवेट सब्सिडीज मिल रही हैं वैल्यू में, समझ रहे हो, ये तो मेरी पेमेंट की वैल्यू बढ़ा देगी ना। वह बढ़ा देगी। सब्सिडी जो तुमको मिलेगी वो बाद में मिलेगी, समझ रहे हो। मेनली अगर बात करें तो ये 5 चीजें तुम रट लो कि ये ऐड होनी ही होनी है। सर फोन लेने जाएंगे तो जीएसटी ऐड नहीं होगी? क्या? वो पहले ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगी। अगर हम आगे बात करें डिस्काउंट की, 15 सबसेक्शन 3 में डिस्काउंट दे रखा है। अब ये डिस्काउंट होता है, कुछ चीज़ें होती है डिडक्ट करने वाली, तो ये माइनस वाले कुछ आइटम दे रखे हैं। डिस्काउंट में कुछ कंडीशंस हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहे हैं सबसे पहली बात तो डिस्काउंट आप पहले से ही तय कर लोगे, बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के समय तय कर लोगे कि इतना जो है हमारा सप्लाई होगा, मतलब इतना डिस्काउंट हम देंगे, इतना नहीं देंगे, दोनों लोग सेलर और बायर डिसाइड कर लेंगे। इनवाइस में उसको शो करोगे डिस्काउंट, जैसे तुम ट्रांजेक्शन प्राइस होता है, उसके बाद डिस्काउंट माइनस करते हो, फिर टैक्स वैक्स लगाते हो, तो डिस्काउंट यहाँ पे शो होगा इनवाइस में कि डिस्काउंट तुमने कितना दिया है। अगर ये तुमने काम किया है तो ये इसको डिडक्ट कर सकते हो ट्रांजेक्शन वैल्यू से, समझ रहे हो। माइनस करने की भी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इनवाइस में शो होना चाहिए, तभी आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। आफ्टर सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई आप कर चुके हो, उसके बाद अगर डिस्काउंट देना है, आपका एग्रीड होना चाहिए पहले से ही। एग्रीड पहले से मतलब जब आपने सप्लाई की उसके पहले आपका एग्री होना चाहिए कि हम आगे तुमको डिस्काउंट देंगे। जैसे होता नहीं है कि अगर 30 दिन में पेमेंट कर दोगे तो तुमको हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो पहले से एग्री होता है सप्लाई करने से पहले। लिंक टू इनवाइस होना चाहिए, इनवाइस पे वो बात लिखी होनी चाहिए कि आपको डिस्काउंट मिलेगा आगे अगर 30 दिन में 60 दिन में पेमेंट कर दोगे। और आईटीसी जो ली है उस पर वो रिवर्स कर दोगे। जैसे मान लो तुम्हारा 100 रुपये का गुड्स है और उस पर तुमने आईटीसी ले ली, लेटर ऑन आईटीसी लेने, मान लो 10 रुपए की आईटीसी ले ली, तो आईटीसी ये गुड्स 90 का हो गया, अब इस पे तुमको डिस्काउंट मिल गया, गुड्स पे मान लो 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, गुड्स 80 का हो गया, आईटीसी तो तुम पूरा 100 का ले लिए हो ना। तो जो 20 रुपए का आईटीसी है मान लो 2 रुपए होगा, वो तुम गवर्नमेंट को वापस करोगे, तब डिस्काउंट मिलेगा। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहे हैं, मान लो किसी गुड्स का प्राइस जो था वो 100 रुपये था, ठीक है, तुमने परचेज किया, परचेज करने के बाद इस पे तुमने 10 रुपये का आईटीसी ले लिया, गुड्स कितने का बचा, 90 का बचा गुड्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो तुमको 20 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लियर। अब तुमको डिस्काउंट मिल गया 20 रुपये का, मतलब ये प्राइस बदल के कितना हो गया, 80 हो गया। अब अगर देखोगे आईटीसी तो तुमने 100 रुपये पे ले रखा है, अब तुमको 20 रुपये का तो डिस्काउंट मिल गया, तो गवर्नमेंट कह रही है जो हमने डिस्काउंट दिया है उस पे जो आईटीसी लियो वो वापस कर दो 20 रुपये का, समझ लो। तो 20 रुपये के अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस में निकालेंगे तो 2 रुपये का आईटीसी होगा, 2 रुपये का आईटीसी तुमको वापस करना, समझ में आया, 2 रुपये का आईटीसी तुमको वापस करना पड़ेगा। डाइजेस्ट हुई बात, समझे। आगे अगर बात की जाए, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, देखो प्लस करके लिखा हुआ है तो डिडक्ट कर दोगे, डिडक्शन अलाउड है, माइनस कर सकते हो। आफ्टर सप्लाई नॉट एग्रीड, अगर सप्लाई के बाद आप जो है डिस्काउंट दे रहे हो पहले से एग्रीड नहीं था, लिंक टू इनवाइस नहीं था, आईटीसी नहीं रिवर्स की हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हुई है, नॉट प्री एग्रीड, डिडक्शन नहीं करने देंगे। समझ में आया? पहले से डिसाइड नहीं किए थे कि हम आगे चल के डिस्काउंट देंगे, नहीं देंगे। तुमको गुड्स किसी ने बेच दिया, अब तुम बेचने के बाद तुम कह रहे हो उससे हमें डिस्काउंट दे दो, घर लेके चले आए, बाद में जा रहे हो अमीनाबाद मार्केट, भैया हम भूल गए थे डिस्काउंट लेना, देगा वो डिस्काउंट, भगा देगा तुमको, समझ रहे हो मेरी बात। अगर पहले से ये चीज डिसाइड हो किसी के साथ कि अभी हम खरीदे ले रहे हैं और हम जो है 2 दिन बाद आएंगे पेमेंट करने, इतना रिमेनिंग पेमेंट, तब हमको डिस्काउंट दे दीजिएगा। 2 दिन बाद अगर तुम पेमेंट करने आए तो वो डिस्काउंट तुमको दे देगा, लेकिन अगर पहले से डिसाइड नहीं है देगा डिस्काउंट, नहीं देगा।
कितना इजी है ना। अब देखो एक सीट बना रखी है हमने यहाँ पर, ठीक है, जिनके पास बुक है ये सीट पढ़ लो। जो इतने आइटम हैं यही आइटम एडलेस होते हैं बस। ये सीट अगर याद है क्वेश्चन फटाफट लग जाएंगे। क्लियर। तो ये सीट पूरी एक पेज की है, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा ये तुमको पढ़ना है। ये सीट पूरी पढ़ो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अदर देन गवर्नमेंट वाली दो सब्सिडी में दो कंडीशन याद रखनी है, ऐड कब होगी। अदर देन गवर्नमेंट वाली होनी चाहिए और डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस होनी चाहिए। क्वेश्चन में बता देगा कि डायरेक्टली लिंक है या नहीं है। क्वेश्चन में ये भी बता देगा गवर्नमेंट की है या नहीं है। दोनों कंडीशन देख लोगे, ऐड कर दोगे। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुई, ऐड नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस लग जाएंगे, बहुत इजीली लग जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बता रहे
क्या बताना था हमको? 14 कौन सा? इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज बाई सेलर फॉर डिलेड बट नॉट रिसीव। हाँ इसमें किसमें देखो इसमें क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज बाई सेलर, सेलर ने चार्ज किया डिलेड लेकिन रिसीव्ड, बट रिसीव्ड लेटर ऑन, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव मान लो सप्लाई वगैरह हो गई, जो है टैक्स पेमेंट वगैरह हो गया, उसके बाद रिसीव हो रहा है, समझ रहे हो, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ऐसा अच्छा इतने सारे पॉइंट हमने दे रखे हैं लेकिन सारे पॉइंट क्वेश्चन में कभी आते ही नहीं, समझ रहे हो, क्वेश्चन में बहुत ही मिनिमम पॉइंट आएंगे और वही हमको पढ़ने हैं। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं तब क्लियरिटी और होगी। सबसे पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो इसको। पहले क्वेश्चन में देखो, आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड इट टू जीके प्राइवेट लिमिटेड। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस है 10 लाख रुपए, जो मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू जिसको बोल सकते हैं हम। टैक्स लिवाइड बाई म्यूनसिपल अथॉरिटी इन द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, टैक्स कौन लिवाइड कर रहा है? म्यूनसिपल अथॉरिटी। कितना है? 1 लाख रुपए। क्या ये जीएसटी वाला टैक्स है? नहीं, तो ये ऐड होगा, सी जीएसटी एस जीएसटी होगा, लेस होगा, ऐड होगा, तो क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा। टैक्सेस में क्या लिखा है? टैक्सेस में क्या लिखा है? अदर देन जीएसटी लिखा है ना, तो क्यों ऐड कर रहे हो और क्यों लेस कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। लेस वाले में लिखा हुआ है कि जीएसटी वाले एक्सपेंसेस लेस होंगे, लेस में डिस्काउंट छोड़ के कुछ नहीं लेस होगा, ये समझ लेना, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताएं, समझ रहे हो। और कभी भी सी जीएसटी एस जीएसटी जितने जीएसटी वाले टैक्स है उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्या लिखा है पढ़ो। तो ये कौन सा टैक्स है? सी जीएसटी एस जीएसटी। टैक्सेस अदर देन जीएसटी मतलब टैक्सेस ऐड होंगे लेकिन अदर देन जीएसटी वाले, समझे? टैक्सेस ऐड होंगे लेकिन अदर देन जीएसटी वाले। पैकेजिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस तो लिखा ही हुआ है, पहले से पता है, ऐड होगा। उसके बाद लिखा है आरजी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड 40,000 एज अ सब्सिडरी फ्रॉम एनजीओ ऑन द सेल ऑफ गुड्स, द प्राइस ऑफ 10 lakh of which the goods after conceding subsidy आरजी लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पे इनको 2% डिस्काउंट मिलेगा विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवाइस ऑफ द गुड्स। कह रहे हैं इनको 2% का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि बाद में पेमेंट होगा, इसका मतलब तुरंत डिस्काउंट दिया गया है, 2% डिस्काउंट दिया गया है ऐसा बोला गया है। तो इसमें अगर देखोगे डिस्काउंट वाला आइटम माइनस करोगे, समझ लो। और आगे तुम्हारी ये सब्सिडी है, सब्सिडी तुमको एनजीओ से मिली है मतलब नॉन गवर्नमेंट से मिली है, ऐड होगी सब्सिडी, तो इन सबको ऐड कर दो। 10 लाख है, 10 लाख में 1 लाख ऐड करो, 11 लाख हो गए। उसके बाद ये इसका 2 लाख का कुछ नहीं करोगे, 20,000 ऐड करो, कितना हो गए? 11 लाख 20,000, फिर 40,000 ऐड करो, 11 लाख 60,000 हुए। माइनस करना है 2% ऑफ द लिस्ट प्राइस। हमेशा जो परसेंटेज निकालोगे वो लिस्ट प्राइस पे निकालोगे, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है,
काफी बच्चे 11,60,000 का 2% कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। कितना आया? नहीं नहीं 20,000 है ना, 1140, 1140 होगा। समझ में आया? आंसर देखो, ओ सर ये तो इतना इजी है, क्यों खुशी? ये तो कुछ नहीं है सर, एग्जाम्शन लाएंगे आईडीटी में। अरे अरे अरे, हाँ बाद में अगली बार देंगे आगे का मतलब। क्या बता रहे हो? एक सेकंड रुको, हम क्वेश्चन ढूंढ ले पहले तुम लोग हैं? ये पढ़ो। हाँ बताओ तुम क्या बता रहे थे? एक बार आ गई तुम्हारी एग्जाम्शन, वो पेपर फेल दे, हाँ तो फेल हो गए। अगर एक बार एग्जाम्शन आ गई उस पेपर में तो दोबारा देना ही नहीं है। नहीं 3 अटेम्प्ट अगर एक बार एग्जाम्शन आई तो 3 अटेम्प्ट तक नहीं दे सकते हो। अगर 3 अटेम्प्ट में ग्रुप नहीं निकाल पाए तो कहती भूल गए होगे ना तुम, फिर से पढ़ो फिर से दो। इंस्टीट्यूट कहता है अब तक तुम भूल गए होगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। समझ में आया? बड़ा दुख दर्द है, सीए में बहुत दिक्कत है। जब तक पास नहीं होगा तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। कोर्स बहुत बुरा लगेगा, इंस्टीट्यूट बहुत बुरा लगेगा। अभी तुम्हें बता रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर बहुत बुरा लगेगा। एग्जामिनेशन सेंटर मनहूस लगता है, दूर से देखो जैसे वो पुरानी मूवी में हॉरर वाली वो नहीं होती थी हवेली टाइप की, वैसी लगेगी। और कहीं 1-2 अटेम्प्ट लग गए, जाने का मन नहीं होता है उस बिल्डिंग में, वही चेहरे देखोगे हर अटेम्प्ट। समझ रहे हो? वही चेहरे दिखते हैं। वही चेहरे का मतलब तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भी हो सकता है दिखे तुमको, इन्विजिलेटर भी सेम रहते हैं ऑलमोस्ट, तो वही मिलते फिर आ गए ऐसे बोलेंगे तुमसे, फिर आ गए, निकला नहीं। समझे? ऐसा हो 12 लाख गलत कह रहे हैं। यहाँ पे वाई लिमिटेड है मुंबई के, पढ़ लो बेटा। हेलो क्वेश्चन, वाई लिमिटेड है मुंबई के, एक रजिस्टर्ड सप्लाई है। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? सुबह सुबह तुमको चॉकलेट और बिस्किट हम लोग खिला रहे हैं, चॉकलेट एंड बिस्किट्स। इट्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। लिस्ट प्राइस है वो 12,40,000 है। अब इसमें सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा है, नहीं लेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी लेते हैं, लेते हैं। सब्सिडी फ्रॉम द ट्रेड एसोसिएशन फॉर द सप्लाई ऑफ बिस्किट्स, ट्रेड एसोसिएशन मतलब प्राइवेट हो गई हमारी, लेंगे इसको। अब आगे टैक्स लेवाइड बाई म्युनिसिपल अथॉरिटी, अगर म्युनिसिपल अथॉरिटी वाले कोई टैक्सेस दे रखे हैं लेंगे। पैकेजिंग चार्जेस दे रखा है, लेंगे। लेट फीस पेड बाय द रिसिपिएंट फॉर द सप्लाई ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस, लेंगे। तो इन सबको क्यों नहीं लेंगे? उसमें देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड लेटर, रिसीव्ड लेटर। इसमें कहीं रिसीव्ड लेटर लिखा है? रिसीव्ड लेटर लिखा है कहीं? रिसीव्ड लेटर लिखा है इसमें क्वेश्चन में? समझ रहे हो? अगर बाद में रिसीव होगा तब की बात की जा रही है। जोड़ो इनको। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये जो लिस्ट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और इनका आपने कुछ किया नहीं, कि मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें नहीं करना चाहिए था, है ना? पूछा नहीं तुम लोगों ने?
पूछ रहे थे? टीचर चिल्ला रहे थे। अच्छा, आगे तक आवाज़ नहीं आई, इतना धीमे बोलते हो तुम लोग, है ना। देखो, कभी भी क्वेश्चन में जो लिस्ट प्राइस दिया होता है वो हमेशा इंक्लूसिव होता है। मतलब नीचे अगर लिखा हुआ भी है तो हमको ये नहीं मानना है कि कुछ इंक्लूडेड या डिस्क्लूडेड है, समझ रहे हो। तुमको हमेशा इसको इंडिविजुअल लेके चलना है। नीचे वाली चीज़ें अपने प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एडलेस करनी ही करनी है, समझ रहे हो। हम इसीलिए देखते ही नहीं, ये सब पढ़ते ही नहीं है, समझ रहे हो। ये सब पढ़ना ही नहीं है। कितना आया इसका जोड़ घटा के बताओ। 1340। आंसर देखो, 1340 इज द राइट आंसर आई थिंक। 1340 देख रहे हो, जादू है जादू। अब पीवाईक्यू देखते हैं, मजा आता है ना पीवाईक्यू देखने में। मतलब एग्जाम वाला क्वेश्चन लगाने में ज्यादा मजा आता है कि लग जाएगा हमसे एग्जाम में, ऐसा होता है कि नहीं। बुक से ज्यादा मोटिवेशन एग्जाम वाले क्वेश्चन में आता है लगाने में। राधे श्याम आ गए सुबह सुबह। राधे श्याम एंड सन्स रजिस्टर्ड डीलर हैं, फर्निश करते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड टू गणेश लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ इंटरेस्टेड। देखो ऊपर वाले से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना। 8,50,000 क्या है, लिस्ट प्राइस है। उसके बाद क्या है, क्या है, सब्सिडी है। सब्सिडी एनजीओ वाली ऐड करेंगे पक्का। ये कौन सी है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, काट दो। ये वाली ऐड करेंगे 40,000। उसके बाद लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट थ्रो गणेश लिमिटेड मेड लेट पेमेंट। लेटर लिखा है या लेट लिखा है, हाँ। बट दीज चार्जेस आर वेव ऑफ बाई राधे। लेट पेमेंट अगर करेंगे तो क्या हम ऐड करेंगे, देखो उसमें लिखा हुआ है जो लिस्ट हमने दी। क्या, हाँ हाँ, जो लिस्ट है एक पेज की वो खोलो, बुक लाए हो, हाँ खोलो। जो नीचे साइड डिडक्शन वाले में लिखा हुआ है, डिडक्टेड वाले में जो लेट फीस लिखा है उसको पढ़ो, पूरी लाइन, पूरी लाइन। मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, इधर ले आओ बुक। कौन सा पॉइंट है, रुक जाओ, 14 पॉइंट पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। हाँ 14 पॉइंट, 14 नहीं पता, 14 1 4 1 2 का 4 पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। हाँ चुप रहो चुप रहो। रिसीव्ड लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब बाद में रिसीव हुआ है, लेट पेमेंट मतलब बाद में इसको हमने रिसीव किया है, समझ लो, लेट पेमेंट हुआ है। तो 8,000 रुपए है ये, तो ये हमारा ऐड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। कभी भी लिखा हो कि लेट फीस वाली पेमेंट का भी लेट पेमेंट हो गया है तो वो ऐड नहीं होगा, समझ रहे हो। उसके बाद अमाउंट इनकर्ड बाय गणेश लिमिटेड फॉर द पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन। पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन किया है, एक्सपेंसेस है, चार्जेस इनकर्ड पोस्ट रिसीव्स ऑफ गुड्स बाय गणेश। अब देखो गणेश कौन थे इस केस में, क्वेश्चन गणेश कौन थे, गणेश कौन थे, गणेश है रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट है जिनको गुड्स मिल रहा है। देखो जब भी एक चीज और है, चार्जेस इनकर्ड पोस्ट रिसिप्ट्स ऑफ द गुड्स। पोस्ट रिसिप्ट्स कभी भी अगर पोस्ट रिसिप्ट्स पे गुड्स मिलेंगे, समझ रहे हो, और क्या बोलते हैं उसको, रिसिपिएंट कर रहा होगा तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ये कैसा बोल दिया। अब तुम देखोगे हमने बताया कि थर्ड पार्टी पेमेंट हम लोग रिसीव कर सकते हैं, मतलब ऐड करेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी तो हो रहा है, लेकिन गुड्स हमने डिलीवर कर दिया, उसके बाद उसमें कोई काम करवा रहा है, समझ लो, इंस्पेक्शन करवा रहे हो, कुछ काम करवा रहे हो। तुम्हारे यहाँ फ्रिज अगर मान लो डिलीवर हो गया, फ्रिज मंगवाया तुमने, अब फ्रिज को तुम 2-4 दिन बाद चेक करवाने के लिए कोई एक वैज्ञानिक बुलवा लो, समझ रहे हो,
इंस्पेक्शन के लिए, और उसका चार्ज तुम पे कर रहे हो, रिसिपिएंट बायर पे कर रहा है, उसको हम थोड़ा ना ऐड करेंगे इनवॉइस प्राइस वाले उसमें, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे। तो तुमको थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है, तो सर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, पेड टू किसने पे किया है? कार्तिक लिमिटेड बाय गणेश लिमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ राधे श्याम एंड सन्स। राधे श्याम एंड सन्स के बिहाफ पे पेमेंट किया, ये है थर्ड पार्टी पेमेंट। इसको क्या ऐड करेंगे? कर दो ऐड। डिस्काउंट दिया गया है कितने का? 2% दिया गया है लिस्ट प्राइस का। गुड्स वाज प्रोवाइडेड इन द रिकॉर्ड ऑफ इनवॉइस, तो डिस्काउंट 2% दे देंगे, 17,000। तो देखो अब यहाँ पे इसको ऐड लेस करो। देखो पहली पॉइंट हमने 8,50,000 में 40,000 ऐड की थी, जो एनजीओ वाला पॉइंट था। दूसरा हमने देखो राधे श्याम वाला जो थर्ड पार्टी पेमेंट है वो किया है, और उसके बाद हमने डिस्काउंट माइनस किया है, जो कि कितने का है? 17,000 का है। अगर इन सबको एडलेस कर दोगे 8,93,000 आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऊपर करें क्वेश्चन लगा के देखोगे क्या? कोई जरूरत नहीं है। कौन सा? नहीं, कुछ नहीं होगा। पोस्ट रिसीव मतलब वो इंस्पेक्शन वाला। हाँ हमने बताया। हाँ डिलीवरी के बाद हुआ है ना काम, इंस्पेक्शन। हाँ हाँ रीजंस भी लिखे होंगे। तुमको रीजन नहीं लिखना है। रीजन कहाँ लिख पाओगे? इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, एक टाइप के कल कराएंगे। समझो सेक्शन 15 है, उसके बाद कुछ रूल्स हैं, तो सेक्शन 15 वाले आज कराएंगे और रूल्स वाले कल कराएंगे। पढ़ो। हैप्पी हो जाओ, हैप्पी इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड। हैप्पी नाम हमने सुना है बहुत ज़्यादा, पंजाबियों में होता है ना? तारक मेहता में हैप्पी सिंह। अपने जो है इंस्टीट्यूट में एक है हनी सिंह। अरे हैं क्या अरे हिट को जानते हैं। हिट है, हिट। वो अपने आप को बोलता हिट है, लेकिन उसको हम हिट बोलते थे, याद है? क्यों रमन? अरे इन लोगों क्लास का ही है, फाउंडेशन का पढ़ाएं उसको, पढ़ता था तो इंस्टीट्यूट में आता था, कभी कभी आता था। उसका हमने नाम रखा था लाल हिट काला हिट। ये क्वेश्चन होमवर्क लिखो, ऊपर वाले तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लिखो। तो होमवर्क कल लगे होने चाहिए सबके, कल हम कराएंगे। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? देखो तो टेलीग्राम। क्या बात करते हो, क्यों बात करते हो? मत किया करो ये क्वेश्चन नंबर 10 अभी लगा के दिखाओ उनको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितनी बार आया है। MQP दिसंबर 2025 के सेट 1 में दे रखा है, जून 2025 सेट के 2 में दे रखा है, दिसंबर 2024 सेट 2 में दे रखा है। समझ रहा हूँ? इसको लगा के दिखाओ। तेरह 40 वाला क्वेश्चन है ना ये? समझ रहे हो? बुक वाला ही है, ठीक है? तो ये सेम है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर, देख लेना है 13-40, वही हम देख पहला था। ये वाला देख लो फिर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे। लिस्ट प्राइस दे रखी है 20 लाख की, म्यूनसिपल अथॉरिटी के टैक्सेस दे रखे हैं, जोड़ दोगे। CGST SGST नहीं जोड़ोगे, पैकेजिंग चार्जेस हैं, क्या करोगे? जोड़ दोगे। उसके बाद 80,000, ये भी क्वेश्चन ऊपर लगा चुके हो, जोड़ दोगे 80,000, 2% डिस्काउंट माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये वाला देखो, ये भी तो क्वेश्चन लगा चुके हो। 10 लाख 1,50,000 सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं लेंगे, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ले लेंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट क्या करोगे? डिस्काउंट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे इसमें? क्यों करेंगे? डिस्काउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा इसमें, समझ रहे हो? कहाँ नहीं दिया हुआ है? कहाँ लिखा है? मतलब नहीं तो इनवाइस में कहाँ पे है? क्वेश्चन है नहीं मतलब हाँ, क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कहीं पर भी, इनवाइस प्राइस में है। दूसरा, अगर देखा जाए तो डिस्काउंट कभी भी अगर होगा ना तो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमको 10,000 निकाल के नहीं दे देगा कि 10,000 माइनस कर दो, समझ रहे हो? अब लोकल टैक्सेस हैं, लोकल टैक्सेस तुम्हारे ऐड होंगे, पैकेजिंग चार्जेस ऐड होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऐड होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, ऐड कर लो सबको, फिर आंसर आ जाएगा 11,20,000। क्या बात करते हो, 1 लाख का घपला कर दिए हैं। अब अच्छा देखो, ये वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना तुम्हारे, इतने करा दिए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन तुमको दिख रहे हैं ये वाले वो कर लोगे घर से पक्का? नहीं, पूरे करने पड़ेंगे, कल क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगा, समझ रहे हो? क्लियर? तो एक पार्ट तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई 50% खत्म हो गया, आधी वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गई, समझे? अब हम आगे पढ़ते हैं 15(4), 15 सबसेक्शन 4, इसको पढ़ो, 1 मिनट में आ रहे हैं हम। किसी कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आया सब कुछ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, CGST रूल्स। अब 15(1) पढ़ा, 15(2) पढ़ा, अब 15(3) पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? 15(4) पढ़ लो, खत्म, चैप्टर खत्म, लास्ट सबसेक्शन है ये। हाँ हाँ है रूल्स, वही बता रहे हैं। अब 15(4) क्या कहता है? इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15(1), अगर 15(1) के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाए, उसमें 2 कंडीशन दे रखी थी, रिलेटेड पर्सन से नहीं होना चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कैश में होना चाहिए। अब अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी 15(4) के अकॉर्डिंग? क्या बताया हमने? अगर दोनों कंडीशन रिलेटेड पर्सन से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, जैसे हमने बताया था फोन भी दे रहे हो, प्राइस भी दे रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, एक्सचेंज वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे आके गिरोगे 15 सबसेक्शन 4 लगेगा। अप्लाइज कब होता है? फॉलोइंग केसेस पे, जब सप्लाई विदाउट प्राइस होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हो या सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन करते हो, एनी अदर कंसिडरेशन होता है अदर देन कैश,
समझ में आया? इन सच केसेस द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर CGST रूल 2017। CGST के कुछ रूल्स लगते हैं जो 2017 के हैं। रूल 27 से लेके 31 तक दे रखे हैं, 31 नहीं 32 तक है। अच्छा, मेनली ये रूल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में हम वही रूल्स पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आते हैं फ्रीक्वेंटली। समझ रहे हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रूल्स, क्योंकि हर रूल की अलग कहानी होगी। हर रूल जैसा तुमने अभी 15(1) पढ़ा हुआ है, इसी के जैसा हर रूल की कहानी है। क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, कितने % होगा, ऐसे करके तो याद कर पाना मुश्किल है। तो कंटेंट जितना अपना कंसाइज रखोगे उतना ज़्यादा तुमको जो एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, दिमाग में स्टोर करके ले जा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले CGST रूल 2017 में रूल 27 हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल 27 क्या है? व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, अगर कंसिडरेशन मनी में नहीं है, मनी में नहीं है मतलब अदर देन कैश दे रहे हो तुम, कुछ भी फ़ोन खरीदने गए आप, जो है 2 फ़ोन लिए गए, समझ रहे हो? तो कहने लगे 2 फ़ोन दे के हमको एक नया फ़ोन दे दो, तो ये 27 लगेगा कि पूरी कंसिडरेशन आपकी मनी में नहीं है। तो पहले चीज़ आप लोगे उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, जिसको OMV बोलते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू लोगे कि उस फ़ोन की इस समय मार्केट में क्या वैल्यू है। हाँ, जो बेच रहे हैं पुराना फ़ोन, उसकी वैल्यू लोगे। जो उसकी वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू। समझ में आया? अगर A अवेलेबल नहीं है, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं, ऐसा फ़ोन है बिल्कुल पुराने ज़माने का कीपैड वाला नोकिया 3310, पता ही नहीं चल पा रहा है उसकी वैल्यू। सम ऑफ टोटल कंसिडरेशन इन मनी, जितनी कंसिडरेशन आप मनी में दे रहे हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी पार्ट, जो नॉन मॉनेटरी पार्ट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, ये करोगे। अगर A B दोनों अवेलेबल नहीं है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसी टाइप का कोई दूसरा फोन जिसका प्राइस क्या हो, सेम क्वालिटी का, सेम काइंड का, सेम फीचर्स हो, जैसे रैम रूम ये सारी चीज़ें होती हैं, कैमरा वगैरह, मेगापिक्सल वगैरह, ये सब सेम हो, उसी टाइप का दूसरा फ़ोन, उसका क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे। अगर ये कुछ नहीं अवेलेबल है तो रूल 30 और रूल 31 लग जाएगा। ये अभी बताएंगे रूल 30 और 31 क्या होता है। ये जितने भी सेक्शन पढ़ोगे 29 तक मतलब रूल जितने भी पढ़ोगे, उसमें अगर आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पता नहीं चल पा रही तो रूल 30-31 लग जाएगा। समझ रहा हूँ? लास्ट तक समझ में आया ये? अब रूल 28 की बात करते हैं। अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, अगर हम लोग DDP जो अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 और 5 पढ़ा था, याद है? ऊपर सप्लाई वाले चैप्टर में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन, याद है? अगर वो वाले उनके बीच में सप्लाई हो रही है तो सबसे पहले लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। अगर वो नहीं है, ए अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सेम क्वालिटी का गुड्स अगर देखेंगे हम मार्केट में, दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो हम रूल 30-31 लग जाएगा। समझ में आया? अगर सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो रही है, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो हम क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज टू द सिमिलर गुड्स बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर। मतलब कि ये देखा जाएगा कि वो जो सेलर है वो अगर किसी दूसरे को सामान बेचता है कस्टमर को, तो कितने का बेचता है, जितने का वो प्राइस मान लो 100 रुपए का बेचता है तो 100 रुपए का 90% 90 रुपए ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी। यही तो लिखा है 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फ्रॉम द सिमिलर गुड्स, सिमिलर गुड्स का प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू द अनरिलेटेड कस्टमर, जो रिलेटेड ना हो, हमारा एजेंट वगैरह ना हो, उसको हम जिस प्राइस में देंगे उसका 90% हम अपने एजेंट को सप्लाई कर देंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 या 31 लग जाएगा। समझ में आया? ये छोटे छोटे हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे। देन आफ्टर अब आता है रूल 30, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। रूल 30 क्या होता है? इफ
वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 27, 28, 29। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 27, 28, 29 के अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो रूल क्या लगेगा 30। रूल 30 में क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो तुम लोगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग होता है गुड्स का, उसका 110% कर दोगे। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकलता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग निकलता है, समझ लो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीएस कॉस्टिंग में पढ़ते होगे, उसमें स्टैंडर्ड 4 है, पढ़ा है स्टैंडर्ड 4 पढ़ा है, होता है। उसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, केवल सेलिंग वेलिंग वाले ऐड नहीं होते, जितने भी डायरेक्ट नेचर के होते हैं, मतलब एक गुड्स को बनाने में जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट नेचर के ऐड किए जाते हैं, और ऐड करने के बाद जो सीओपी आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसका 110% कर देते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाती है। समझ में आया? उसके बाद आता है रूल 31, इसको रेजिडुअल या बेस्ट जजमेंट रूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर 27 से लेके 30 तक नहीं पता चल पाया, मतलब 30 वाला भी फेल हो गया सेक्शन, तब कहते हैं अब जीएसटी डिपार्टमेंट जाने। नहीं समझे? जीएसटी डिपार्टमेंट का उसका ऑफिसर अपने प्रोविजंस, अपने रूल्स वगैरह लगा के अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेगा। समझ में आया? जीएसटी ऑफिसर के पास केस जाएगा, उस जितना वो पढ़ाई लिखाई किया है आज तक वो सब तुम्हारे उसमें लगा देगा, निकाल देगा और अपने अकॉर्डिंग निकाल के तुमको देगा। इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट टूल। इसी तरीके से डीटी में तुम पढ़ते हो चैप्टर रिटर्न, उसमें होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जब कहीं कुछ नहीं हो पाता है तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट मतलब अपने अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाता है। यहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट डिसीजन सुनाएगा। समझ रहे हो कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? समझ में आया? यहाँ तक 31 तक सारे पढ़ो, कुछ ना समझ में आया तो पूछो भी। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। चलो रहने दो, फिर अकेले हो जाओ। ठीक है, ठीक है। क्लास तुम लोगों की खींच दे थोड़ा ज़्यादा है, मज़ा आ रहा होगा, कोई टफ तो है नहीं। भैया कौन है, कौन था ये? हैं? इतना इतना इतनी हैवी रिंगटोन लगाओगे? हैं? अलार्म था क्या? इतनी हैवी रिंगटोन। एक हमारे पास फ़ोन था पोको X2, पहले मतलब पहले इन द सेंस जब इंटरमीडिएट वगैरह में थे हम, मतलब बीकॉम में, पोको X2 फ़ोन था। उसका वाइब्रेशन इतनी तेज़ था कि अगर सीट पे रखा हो, समझ रहे हो, और बाहर कोई इंसान हो तो वाइब्रेट होके सुनाई देगा। मतलब उसको साइलेंट पे भी कर लोगे तो साइलेंट नहीं होता है। उसकी याद आ गई हमको। क्लास ले लेना थोड़ा, एक घंटे और ले ले। आज तुम्हारी उसकी अकाउंट्स की क्लास है नहीं? हाँ नहीं, पढ़ लेते हैं थोड़ा, एक घंटे और।